हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इसके पहले प्रीवियस के क्वेश्चन देख रहे थे, लेकिन पिछली क्लास से हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट वे क्वेश्चन हो रहे हैं जो टू द पॉइंट पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हमारा एक हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट क्या है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा हुआ दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन क्या है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। 3 और 5 ये दो संख्या क्या है, अभाज्य है। क्या इसको जोड़ने पर जो 8 आ रहा है ये भी अभाज्य संख्या है? नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। नहीं, ये भी गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2 होती है। ऑप्शन सी क्या है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। जी दोस्तों, 8 9 क्या है हमारी, क्या है 9 भाज्य संख्या है। और ये कौन संख्या है, विषम संख्या है। 15 है, ये सब हमारी क्या है, विषम संख्या है। और क्या है, भाज्य संख्या है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। 2 क्या है हमारी, सम जो है अभाज्य संख्या एकमात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों जब नहीं कहेगा आप जरूर ध्यान से देखिएगा। नहीं क्या है, पहले क्या है, सामान्यीकरण, ये तो है। मानसिक चित्रण, ये भी है बीज गणित में। माप क्रम परिवर्तन, तो दोस्तों जो माप है ये हमारा बीज गणित का पोर्शन नहीं है, ये किसका है, रेखा गणित का। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। परियोजनाओं से आधारित है, कौन सा कथन सही नहीं है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, खोज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये तो सही है। अगला है, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। अंक प्राप्त करना, दोस्तों ये तो नहीं होगा। आगे क्या है, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं, ये भी क्या होगा दोस्तों, हमारा पॉजिटिव है। अगला है, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, दोस्तों ये भी सही है। इसमें नहीं पूछा हुआ तो हमारा जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा, लेकिन नहीं पूछा तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों प्राथमिक स्तर से पूछा हुआ क्वेश्चन आप ध्यान जरूर दीजिएगा। प्रतिरूप, पैटर्न हमारा क्या है, प्राथमिक का है। कोण, सममिति, सिमेट्री और चौपड़, ये सब हमारे किसके हैं दोस्तों, प्राथमिक स्तर के। लेकिन जो हमारा कोड है वो क्या है, प्राथमिक स्तर का नहीं है, वो किसका है, उच्च स्तर का है। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जा सकता है। नहीं माना जा सकता दोस्तों पूछा हुआ है। कक्षा कक्ष के अनुभव, ये तो होगा। प्रतीकात्मक संकेत, ये भी होगा। गणित की संरचना, इसके आधार पर बच्चे क्या भयभीत हो सकता है। लेकिन लैंगिक भेद, दोस्तों लैंगिक भेद क्या होगा हमारा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें रूढ़िवादिता को खत्म करना है। रूढ़िवादिता के आधार पर कुछ भी नहीं होगा। और हमारे लैंगिक भेद के आधार पर गणित से भयभीत नहीं होना है। उसमें ये नहीं कि लड़का का नहीं आ रहा, लड़की को नहीं आ रहा मैथ, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किन क्रियाकलाप की योजना बनाता है। क्रियाकलाप की योजना बनाता है, कौन सी क्रियाकलाप की बनाता है, देखते हैं। पहला क्या है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है आधे का चिन्ह लिखता है। तीसरा है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। चौथा है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसको क्रम बताना है। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का कौन सा सही श्रेणी क्रम करना है। तो दोस्तों पहले क्या करेगा, जो कक्षा 3 के छात्र को कराना है शिक्षक को, सबसे पहले वो करेगा बहुत सारे मूर्त पदार्थों को दिखाना। मतलब जो चीजें मूर्त है, जो बच्चे जानते रहेंगे उसको दिखा करके उसको पहले दिखाएंगे, तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित करता है। जिसमें एक ऐसा चित्र दिखाएगा, मूर्त से ही क्या कर चित्र दिखाएगा, उसमें क्या होगा, आधा का चित्र प्रदर्शित करेगा। तीसरा हो जाएगा आपका
कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है, कहानी या शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करता है, उसके बाद आधे का चिन्ह बताता है। इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 3-1 पहला देखिए हमारा ये हो जाएगा, तीसरा 3-1-2 3-1-4-2 दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है 3-1-4-2 3-1-4-2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य, जो दोस्तों जो बुक में आगे हमारी एक्सरसाइज होती है उसको क्या नाम है, अगर बुक में किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, नहीं। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, नहीं। समय को बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, नहीं। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये दोस्तों हमारा क्या होगा, सही होगा। सही इसलिए होगा दोस्तों, इसका उद्देश्य इसलिए है क्योंकि जो टॉपिक होते हैं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं एक्सरसाइज में। अगर बच्चा एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा, उस टॉपिक की विस्तृत उसको क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ चीजें जैसे कि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है और जो एक्सरसाइज होती है उसमें क्या अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे क्या होता है वो चीजें सीख लेता है। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों वो क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पूछा हुआ दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो दोनों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। ऑप्शन ए क्या है, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना, केवल समस्याओं को हल करने की तकनीक। दोस्तों केवल आया तो ये क्या होगा, सीधे गलत हो जाएगा। बहुत सारे नए सूत्रों को और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना, सूत्रों को सीखना नहीं। विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल और विधियों का स्मरण, दोस्तों रटना नहीं, एनसीईआरटी से क्या करता है, सीधे सीधे मना करता है। हमारा दोस्तों जो ऑप्शन ए है, गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, यही हमारा दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी एक्सम्पलर पुस्तक मतलब क्या है, प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामिति प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है। क्या सहायता करता है दोस्तों, देखते हैं। दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को केवल अपनी विश्लेषणात्मक कला को सुधारने में, केवल दोस्तों ये सीधे गलत हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थनिक स्थिति सुधारने में, हाँ। गति बोध वाले शिक्षार्थियों को केवल, दोस्तों यहां पे भी केवल है, ये भी सीधे गलत हो जाएगा। श्रोतागण शिक्षार्थियों को केवल अपने सृजनात्मक कला को सुधारने में, दोस्तों ये भी क्या होगा, गलत होगा। हमारा जो ऑप्शन बी है दोस्तों वही क्या होगा, करेक्ट होगा। सभी विद्यार्थियों को अपनी विभिन्न विधा शैलियों के साथ स्थनिक स्थिति सुधारने में, तो ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, मतलब 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है। जो एनसीईआरटी कक्षा 7 की उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए तो उसका क्या संबंध है उसको बताना है। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह स्मरण ज्ञान पर आधारित है, नहीं। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी गई जानकारी से चित्र की रचना की जाए, नहीं। देख लेते हैं लेकिन आगे और भी। निम्न श्रेणी का विचार है क्योंकि यह जानकारी का प्रत्यक्ष स्थिति में उपयोग करने पर आधारित है। उच्चतर श्रेणी का विचार है क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, उसका विश्लेषण किया जाए और उसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। दोस्तों जो इसका सबसे सटीक आंसर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो होगा। उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्या है, एक अच्छा विचार है उच्च श्रेणी का, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी गई जानकारी की व्याख्या की जाए, उसका विश्लेषण किया जाए और साथ में क्या किया जाए, वांछित जानकारी क्या किया जाए, प्राप्त की जाए। तो ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा हुआ दोस्तों, तो वह बताना है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ऑप्शन बी क्या है, गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना। ये तो दोस्तों होता है।
जीवन से जोड़ने से संबंधित है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन भी देना, ये भी सही है दोस्तों। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, यह भी तो गणित का मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है दोस्तों, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ऑप्शन जो ए होगा वो दोस्तों वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई का विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। दोस्तों शिक्षा, गणित की शिक्षा का केंद्र क्या है, हमारा ऑप्शन जो सी वाला है, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ना। मतलब कि क्या है, जो भी कक्षा कक्ष की पढ़ाई हो रही है वो क्या करें, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ करके बताया जाए। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के 4 चरण इस क्रम में हैं। 4 चरण की देखिए कि किस क्रम में है, वही देखना है। पहला प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। प्रतिदिन की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा। प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन डी क्या है, प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा और गणितीय परिस्थिति की भाषा। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक क्रम क्या है, ऑप्शन जो ए है, प्रतिदिन की भाषा। सबसे पहले क्या होगा, प्रतिदिन की भाषा, उसके बाद है गणितीय परिस्थितियों की भाषा, उसके परिस्थिति के अनुसार जो भाषा होगी वो करना है। गणितीय की समस्याओं को हल करने की भाषा, अब देखिए जो समस्या आ रही है उसको किस आधार पर हल किया जाएगा वो उसकी भाषा। उसके बाद क्या है लास्ट में प्रतीकात्मक भाषा, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रतीकात्मक भाषा। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों ऑप्शन ए है कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। कक्षा 2 में तो नेगेटिव पॉइंट दे रहा है। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी हमारा है वो क्या कर रहे हैं, एक शिक्षक जोड़ सिखा रहे हैं शाब्दिक रूप से, तो योग जोड़ जो है उसको शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्न का दशमलव में बदलना और सम, आकृतियों की रचना करना, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। दोस्तों गणित की जो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या है हमारी, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, यही है। तो ये किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है। अब नहीं कहा है दोस्तों, अब टाइल जो है वो किस शेप में करना है, आयत के। अब देखिए दोस्तों ये मानिए टाइल्स है आयत के शेप में। अब जो हमारा आयत जो होता है रेक्टेंगल होता है वो हमारा 2D शेप होता है, उसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई सिर्फ होता है L इंटू बी, सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होता है, उसमें ऊंचाई नहीं होता है, 2D डायमेंशन। अब देखिए गुणनखंड ये तो होता है 2D में, ये होता है क्षेत्रफल भी 2D में होता है, आयतन हमारा सिर्फ किसमें होता है 3D में होता है, जिसमें का L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और गुणनखंड भी होता है। तो हमारा दोस्तों नहीं पूछा है, जो ऑप्शन सी होगा वो दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। दोस्तों 2 तरीके के प्रश्न होते हैं, खुला अंत वाले और बंद अंत वाले। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। इसमें देखिए एक से अधिक ऑप्शन मिलना है, जैसे क्या है 3 गुणे 5 15 हो गया, या फिर 15 एके 15 कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 कर सकते हैं। इस तरह से क्या इसके 2-3 ऑप्शन से अधिक मिल जा रहे हैं।
कोई दो संख्याएं लिखिए, दो संख्या जिनका गुणनखंड 45 है, दो संख्या लेना, ये क्या बंद सिरे वाले प्रश्न है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान लीजिए, ये भी क्या है बंद सिरे वाले जाएंगे। 15 गुणे 3 का मान, ये एग्जैक्ट मान है, ये भी क्या है हमारे बंद सिरे वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो हमारा क्या है खुला अंत वाला पूछा तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो हमारा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है। एक बच्चा है वो क्या है समस्या उत्पन्न कर रहा है, उसको गणित में लिखने संबंधी बोल अच्छे से रहा लेकिन लिखने में समस्या उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए कौन सी उपचारात्मक तकनीक है वही बताना है। उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देने चाहिए। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, ये तो सही है, लेकिन देखते हैं अभी और इससे सटीक अगर ऑप्शन मिलता है। उनको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, ये तो सही है, लेकिन सबसे इसमें बेस्ट आंसर पूछा हुआ है। तो दोस्तों वास्तविक जीवन से जोड़ना है तो सही है, लेकिन क्या है उसको अगर एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। उसको इस प्रकार के क्वेश्चन देना जिसमें आधे क्वेश्चन क्या जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, उस टाइप के क्वेश्चन उसको दिया जाए। उसको आधा तो आ रहा है, जब वो आधा चीज देखेगा उसके स्मरण शक्ति क्या होगी, हाँ ये चीजें हमने ये पढ़ा था, ये बोला था, ये जाना था, तो वो क्या करे उस चीजों को जल्दी से समझ लेगा और क्या हो जाएगा उसका उपचारात्मक तकनीक के माध्यम से क्या हो जाएगा उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बनाए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है। नहीं पूछा है दोस्तों, वही बताना है। ऑप्शन ए है, मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है, ये भी सही है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्क में कोई सहसंबंध नहीं, दोस्तों ये तो गलत है। दोनों के बीच में क्या है संबंध है, सहसंबंध स्थापित करते हैं दोनों के बीच में। मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। नहीं पूछा है दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने की सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती हैं। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता, वह किस प्रकार का प्रयास करती है वही दर्शा रहा है। देखते हैं, वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, अंतरा विषयिक उपागम संबंधी, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने से संबंधी और गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। तो दोस्तों एक शिक्षिका है वो सिमेट्री और पैटर्न की पहचान करने की कह रही हैं और वो किस आधार पर यह कार्य शिक्षिका किस प्रकार के प्रयास को दर्शाता है। तो वो क्या दोस्तों वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी क्या कर रहा है प्रयास को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। नहीं पूछा वो दोस्तों, पंक्तिबद्धता ये होता है, गणना ये भी होता है, संख्या की समझ से अंक लिखना ये भी होता है, लेकिन दोस्तों संरक्षण जो होता है वो हमारा क्या होगा, प्रबंधन से होगा, डाटा कलेक्टिंग से होगा। तो हमारा दोस्तों जो ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है दोस्तों, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती हैं। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास क्या होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान। अगर बंद वाले रहेंगे तो ये बहुत अच्छे नहीं, हाँ संप्रेषण कौशल होगा तो ठीक है, लेकिन बंद अंत वाले तो ये गलत हो जाएगा। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, हाँ उनको क्या है, एक अवधारणात्मक ज्ञान है वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, समझ है और योग्यता होनी चाहिए, हाँ ये तो सही है। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान अगर आपके पास लाख हो जाए, अगर आप अच्छे से चीजों को एनालाइज नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे बच्चों को, बच्चे की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, तो आप अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। तो ये क्या होगा, आपके पास ज्ञान चाहे जितना भरा रहेगा, अगर आप चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। ये इस आधार पर ये सही गलत है। बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता हो जाएगी। आप तुरंत आंसर बता देंगे, अच्छे टीचर हो जाएंगे, नहीं।
बच्चों को समझाना है वहां पर, क्योंकि आप समझना अच्छी चीज अलग बात है, लेकिन समझाना अलग चीज होती है। तो हमारा जो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए, समझ होना चाहिए और योग्यता होनी चाहिए। साथ साथ क्या होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए उस लायक। तो ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम के उपयोग करते हैं, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं का विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की खोज व तार्किकता विकसित करने के लिए और गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दोस्तों संप्रत्यय को सिखा रहे हैं, क्या करें, संप्रत्यय को सिखा रही हैं और क्या करें वो बच्चे क्या उससे सीख लें। तो ये जो ऑप्शन होगा इसका ये सटीक आंसर होगा, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किकता विकसित, मतलब क्या बच्चों के अंदर एक सोच और समझ के साथ साथ तर्क करने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षिका ने कक्षा 5 के से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों के थे सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है, क्या प्रयास कर रही है? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने में, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने में, कक्षा को आनंदमय व अभिव्यक्तिशील बनाने में और छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करें। दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन जो ए होगा, वो छात्रों की वास्तविक जीवन से जोड़ रही है गणितीय संकल्पनाओं को और उसमें क्या कर संबंध बनाने में सहायता कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा 11 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। कक्षा 11 के शिक्षक ने, कक्षा एक टुकड़ी में 5 सेब, दोस्तों कक्षा 1 होगा, कक्षा 11 नहीं, एक टुकड़ी में 5 सेब है और एक टुकड़ी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाएं। अब टोकरी में कितने सेब है? पहले 5 सेब था, उसमें 7 और डाल दिए गए। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी संबंधित है? तो अगर शाब्दिक प्रश्न सोचो यहाँ पे 1 की जगह 2 में ज्यादा बेटर होगा, 1 2 कर लगते हैं, 2 के लिए 2 या 3 या 4 के लिए भी सही होगा। शाब्दिक प्रश्न है तो ये किस प्रकार का मॉडल श्रेणी संबंधित है? संवर्धन से, पृथक्करण से, योग की पुनरावृत्ति या फिर समुच्चयन से। वो क्या करे, एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल देगा, मतलब उसमें क्या एक समुच्चय है। ये क्या करे, एक मतलब कि एक टुकड़ी है, उसमें पहले 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। तो वो क्या किस आधार पर किस मॉडल का वो प्रदर्शित कर रहे हैं? तो हमारा दोस्तों जो हो जाएगा समुच्चयन से। वो क्या कर रहा है, समुच्चयन कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई हो रही है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है? ऑप्शन ए, ये पियाजे की चरण दिए हुए हैं, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गतिक अवस्था। दोस्तों पियाजे जी की जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इन्होंने अपने इसको 4 चरणों में बांटा हुआ है। 4 चरण है, कौन कौन सी हैं? सम पू मू औ, उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सम पू मू औ। सम पू पहला हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वो बच्चा क्या कर, चीजों को समझ तो ले रहा, लेकिन अमूर्त प्रमाण को समझने में क्या कर, उसे कठिनाई हो रही। तो दोस्तों उसका जो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। इनकी जो एज बी होती है दोस्तों वो क्या होती है? पहला जो होता है ये 0 से 2 वर्ष होता है, 2 से 7 वर्ष होता है, 7 से 11 होता है और 11 से 15 वर्ष होता है। जो दोस्तों अगर आपको संज्ञानात्मक सिद्धांत अगर आपने नहीं देखा है पियाजे का, तो आप हमारे सीडीपी के सर की क्लास जरूर देखिएगा, उसमें इसका कंप्लीट आपकी क्लास मिलेगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 प्लस 2 अथवा 4 बराबर 1 प्लस 3 आदि। वह संख्या का किस विकासात्मक अवस्था पर है? वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिय अवस्था और परिमाणात्मक अवस्था। तो दोस्तों वो क्या कौन सी अवस्था पर है? संक्रिय अवस्था पर है। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो क्या है? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। खोज परक उपागम, परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, परियोजना आधारित उपागम और व्याख्यान आधारित उपागम। तो दोस्तों ये क्या होगा? ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, खोज परक उपागम। उसके पहले हम जान जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर होता क्या है। दोस्तों इसके यूज करके, ये क्या एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज करके हम ज्यामिति और कैलकुलस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। और ये क्या एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों वो क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों की नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है। उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिसकैलकुलिया हो सकता है? भाषा प्रयोग, दृश्य स्मरण और दृश्य गत्यात्मक मोटर संबंध और दृश्य स्थानिक कौशल। दोस्तों उसको जो समस्या जो हो जाएगी डिसकैलकुलिया की क्या होता है, पहले जाने डिसकैलकुलिया होता क्या है। दोस्तों जब गणितीय संबंध जो गणना करने में जो समस्या होती है वही हमारी क्या होती है? डिसकैलकुलिया होती है। उसमें कैलकुलेशन संबंधी जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो हमारी डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर जो होगा दृश्य स्थानिक कौशल। उसके अंदर अगर ये किसके अंतर्गत आता है? डिसकैलकुलिया जो है किसके अंतर्गत आता है? दृश्य स्थानिक कौशल के अंतर्गत आता है। जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन क्या है? गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? किसके लिए? दृष्टिबाधित के लिए। ऑप्शन ए है टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। भिन्न का किट, संख्या चार्ट तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। संख्या चार्ट ये गलत हो गया। कंप्यूटर जियोबोर्ड ये भी गलत। टेलर का गिनतारा ये तो सही है। कंप्यूटर ये भी सही है। जियोबोर्ड ये भी सही है। कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियोबोर्ड ये गलत है। दोस्तों दृष्टिबाधित के सबसे सटीक आंसर क्या होगा? टेलर का गिनतारा, अबेकस। कंप्यूटर भी देखो दृष्टिबाधित के लिए आता है, किस प्रकार का उनको यूज करना है। जियोबोर्ड जो होता है दोस्तों हमने बताया था, इसमें क्या होगा? एक उभरी हुई आकृति होती है, एक बोर्ड में उभरी हुई आकृति है, उसके आधार पर बच्चे क्या होते हैं? एक पैटर्न और शेप को क्या करते हैं? टच करके भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, वो क्या करे? टच करके उभरा हुआ भाग रहा है, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं? वो एक अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर ही कमिट होती है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो आप जरूर पूछिएगा। और हमारे साथ दोस्तों ये क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और साथ में फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करिए। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।